नमस्कार दोस्तों। चाइना सदमे में है और मोदी जी ने भारत को समंदर का राजा फिर से बना दिया। समंदर का नहीं बोलना चाहिए, पानी का राजा बना दिया, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि जो समंदर को, नदियों को जो कंट्रोल करेगा वो राजा होगा। पुराने टाइम पर भी भारत समंदर को लीड करता था, हम राजा थे समंदर के। और इसीलिए जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सारी स्केर्ड है। और मीडिया जो हमारा है या लिब्रांडुओं का, ये बात भी नहीं कर रहा कि व्हाट इज हैपनिंग। दोस्तों, एक ऐसा जाल बिछा दिया मोदी जी ने अपने सारे कंट्री के आसपास। मैं पाकिस्तान के पानी को रोका है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो बहुत छोटी चीज हो गई। अब मोदी जी ने एक जाल बिछाया है कि दिल्ली तक शिप पहुंचे। और इसका अभी एक गेम चेंजर कैसे है और किस तरह से हम जो आसपास की जितने भी कंट्रीज हैं उसको अपने ऊपर अधीन कर लेंगे, यानी कि डिपेंडेंट कर देंगे एक मूव सिर्फ। और जो शिप्स पहले सिर्फ मुंबई कोलकाता में आती थी, अब दिल्ली तक पहुंचेंगी। दूसरी तरफ से हमने एक काम और भी किया कि जो ये सारे के कंट्रीज आसपास के जब हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, यानी कि जो अखंड भारत का मोदी जी ने सपना दिखाया था, जब किसी की इकोनॉमी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, हमारा कोई मकसद इनकी जमीन को हड़पने का नहीं है, हम चाइना नहीं है। हमें उनको अधीन करने के बाद, यानी कि वो आपके साथ इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए कि आपके बिना वो काम नहीं कर सकेंगे। इसी को अखंड भारत बोलते हैं। और इस बंदे ने, मोदी जी ने 11 साल में भारत के ऊपर जो अभिशाप था कांग्रेस नाम का, उसको मिटा दिया। और जो तरक्की 50 साल पहले हो सकती थी, इन्होंने अब शुरू कर दी, क्योंकि एक प्रण लिया हुआ है कि भारत को विकसित बनाना है। मैं आज का वीडियो इतना प्राउड फील कर रहा हूं आपके सामने प्रेजेंट करने में कि मैं बता नहीं सकता हूं। एक ऐसी स्टोरी है जो मोदी जी ने रची 10-12 साल पहले, और उसका रिजल्ट हमें आज दिखाई दे रहा है। आप भी एंजॉय करेंगे जब आप देखेंगे कि कितनी एक्सटेंसिव प्लानिंग करी है मोदी जी ने इस देश को विकसित बनाने के लिए। अभी छोटी सी न्यूज देता हूं आपको, उसके बाद कहूंगा इसके इंप्लीकेशंस और शिप दिल्ली तक कैसे आएगी और गेम चेंजर कैसे होगा, बाकी के कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट कैसे हो जाएंगे, और कैसे हम बड़े बड़े कंट्रीज की दादागिरी एक हरकत के कारण हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं 9 जून 2025। हिस्ट्री बनाई गई। एक छोटा सा पोर्ट है केरला में, मैं स्टोरी वहां से शुरू करूंगा, फिर पूरे इंडिया के अंदर हम एंटर करेंगे। केरला के अंदर वो सिटी, वो पोर्ट जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी शिप MSC जो इरीना है, वो वहां पर आती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंटेनर शिप है ये। और क्या करती है आकर, वो आकर वहां पर एंट्री लेती है केरला के अंदर। और इसका जो साइज है, जो फुटबॉल की एक फील्ड होती है उससे 4 गुना बड़ा इसका साइज है। ये 24-25 हजार कंटेनर एक बार में ये कैरी कर सकती है। और ये किसी और पोर्ट के ऊपर नहीं, ये पहले जाती थी कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई। इस बार ये कहाँ आई है? ये आई है हमारे भारत में, विजनजम में। मुझे इसका नाम थोड़ा सा हमेशा बड़ा सा टंग ट्विस्टर है, विजनजम। नाम में जाम है, इसने सब कुछ जाम कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक शिप नहीं है या एक पोर्ट की स्टोरी नहीं है, ये कल्बिनेशन है एक मास्टर स्ट्रेटजी की, जो शुरू हुआ था कब? मोदी जी के टाइम में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के 20 साल पहले। एक विजन था इतना बड़ा जिसको डिसमिस कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से और हमारे बाबू लोगों की तरफ से। आज उसी विजन को मोदी जी की लीडरशिप में पूरा किया जा रहा है। और जो विजन था वाजपेयी जी का, उसको रियलिटी में मोदी जी ने कर दिया। और ये सारा एंटायर जियोपॉलिटिकल बैलेंस पूरे इंडियन ओशन का वो चेंज होने वाला है। जो आज आप देख रहे हैं, जो मैं बताने वाला हूं, ये विटनेस आप करेंगे बर्थ ऑफ अखंड भारत थ्रू वाटर। हम कोई लड़ाई नहीं करने वाले, कोई विश्व युद्ध नहीं, सिर्फ पानी के थ्रू हम विश्व गुरु बन सकते हैं और अखंड भारत की नींव रख सकते हैं। अब आते हैं ड्रीम के ऊपर। यह है 2002 का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, जो हमारे पोएट प्रधानमंत्री थे, उनका ड्रीम था जिसको सभी बोलते थे इम्पॉसिबल। और ड्रीम ये था, वो रेवोल्यूशनरी भी था, जिसे सबने बोल दिया कि यार ये होगा नहीं।
वो था कि सारी रिवर्स जो है भारत की उसको इंटरलिंक किया जाए। आइडिया बड़ा सिंपल था, कंसेप्ट माइंड ब्लोइंग था, लेकिन एग्जीक्यूशन में इतना इजी नहीं था। कनेक्टिंग इंडियन रिवर्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कनाल्स वाटरवेज, जितना भी वाटर सरप्लस है जो नॉर्थ की रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा जी है, इसका जो पानी है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे बाढ़ आती है। तो वाजपेयी जी ने बोला क्यों ना हम एक कैनाल सिस्टम्स बनाए कि जो गंगा जी हैं, जो भागीरथ ने किया था कि पूरी गंगा को समुद्र तक जोड़ दिया था, उस वो वाला काम हम बेंगलोर तक गंगा जी को क्यों नहीं लेके जा सकते, ताकि जब साउथ है, वेस्ट है, वहाँ पर सूखा होता है या वाटर डेफिसिट एरिया है, वहाँ पर पानी पहुँच जाएगा, खुशहाली आ जाएगी और नॉर्थ में बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन साथ में एक प्रोग्राम और भी था, वो था कि एक स्पाइडर वेब बनाया जाए इनलैंड वाटरवेज का, यानी कि ये जो कैनाल सिस्टम्स हैं इतने डीप हों कि इसके अंदर शिप भी जा सके, और ये जो हमारे गुड्स हैं, पीपल हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स को नॉर्थ से साउथ में, साउथ से ईस्ट में, वो सारा वाटरवेज के थ्रू होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी और पूरे कंट्री में बहुत तेज़ी से सामान ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है उस वक्त क्या हुआ? प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया ब्यूरोक्रेट्स ने, और ये बोलकर कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आए एनजीओज और एनवायरनमेंट वाले, और उन्होंने बोल दिया बड़ा डेंजरस है, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। और ऑपोजिशन ने बोल दिया क्योंकि ये वाजपेयी जी कर रहे हैं तो हमें तो घूस मिलेगी नहीं, तो उन्होंने बोल दिया ये काम नहीं होना चाहिए। यानी कि इतना मैग्निफिशेंट जो विजन था उसको बरी कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से और बाबू की तरफ से। जबकि सुप्रीम कोर्ट, बिका हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट 2002 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इसकी ब्रिलियंस को। पूरी स्टोरी समझेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री 2 मिनट की। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ब्रिलियंट प्रोग्राम है, इसकी रिपोर्ट इंटरलिंकिंग वाली 2003 तक, 1 साल में आ जानी चाहिए, और इसको 12-13 साल में आप पूरा कर दीजिए 2016 तक। टास्क फोर्स भी बनाया गया 2003 में, लेकिन दुनिया की सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने बोला पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे होगा। उन्होंने इसको टच भी नहीं किया, जबकि मम्मी जी को कमीशन भी मिल रहा था तो भी नहीं किया, क्योंकि पैसा नहीं था, वो मम्मी जी खा गई। अब 2012 में फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कांग्रेस को कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर क्यों नहीं रहे। कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था। हमें सिर्फ ये था कि 2014 में पप्पू जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाए। भाड़ में गई नदियां और बाढ़, क्या फर्क पड़ता है। तो यानी कि हमने ये सारा टाइम हमने बर्बाद कर दिया। ये प्रोजेक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर मिट्टी धूल पड़ती रही, जबकि चाइना उसी टाइम पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे पूरे दुनिया पे धावा बोल रहा था। वो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा था, कनेक्ट कर रहे थे, और हम अपनी ही कंट्री में अपनी ही नदियों को हम कनेक्ट करने में नाकामयाब रहे। फिर आता है 2014। अब यहां से पिक्चर शुरू होती है, हर चीज चेंज हो गई। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वाजपेयी जी का जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको सुपर चार्ज किया साथ में, क्योंकि उनको पता था कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स है उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। 21 सदी में जो कंट्रोल करेगा वाटरवेज को, वो ग्लोबल ट्रेड को भी वो कंट्रोल करेगा। मोदी जी ने क्या किया, जो वाजपेयी जी का विजन था और उनकी जो फाइलें थी वो मंगवाई। तो उन्होंने बोला यार, वाजपेयी ये बोलते थे कि भागीरथ वाला काम करेंगे, सारी नदियों को हम इंटरलिंक कर देंगे, लेकिन हम सिर्फ रिवर्स के ऊपर ही क्यों रुके। हम रिवर्स के साथ साथ समंदर को भी क्यों ना जोड़ दें, और इस सारे को एक ऐसा जाल बिछाएं कि पूरे दुनिया का जो ट्रेड है वो यहां से हो। यानी कि मैरीटाइम हब इंडियन ओशन का वो भारत बनना चाहिए। तभी वहां पर प्रोजेक्ट बना सागरमाला। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं पिक्चर्स के साथ दिखाऊंगा आपको पूरा, फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और मोदी जी कहां तक की सोचते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग ऑफ पोर्ट्स नहीं है दोस्तों, यह है एक पूरा क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जहां पर नदियां कनेक्टेड है सीज के साथ और इनलैंड वाटरवेज है, यानी कि शिप जो आई है वो डॉक पे आएगी, उसके बाद दिल्ली तक वो जा सकती है। अभी आप बोलेंगे यार दिल्ली में शिप कैसे आ जाएगी,
क्योंकि यही माल है, यमुना जी दिल्ली में आती हैं, यमुना जी जाती हैं गंगा जी में, वो जाता है आगे अरेबियन सी में। यानी कि शिप कलकत्ता में आई, वहां से अंदर से गंगा जी से होते होते यमुना एंड देन दिल्ली तक, सोनीपत तक का इसका प्लान बनाया हुआ है। और ऐसा ही पूरे भारत में प्लान है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जहां पर रिवर और सी इकट्ठे होते हैं, इनलैंड वाटरवेज है, और ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को फीड भी करेंगे। और उसका जो सारा सेंटर पॉइंट होगा ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का, वो भारत होगा। ये मोदी जी का विजन, उन्होंने प्लान निकाल दिया। अब यहां पर जीनियस आता है मोदी जी की स्ट्रेटजी। जब सभी लोग फोकस कर रहे थे कि भाई जैसे चाइना है, वो फोकस कर रहा था कि जमीन से जमीन तक, चाइना से पाकिस्तान तक सीपक निकाल दिया, लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी थी बेल्ट एंड रोड में, और मोदी जी ने क्या किया, वाटर बेस्ड कनेक्टिविटी बना दी। और भाई आज हम जो आईमैक बना रहे हैं, जो यहाँ से भारत से मुंबई से जो इजराइल तक और यूरोप तक जो हमारी सारा सामान जाना है थ्रू रोड एंड रेलवे, कहाँ से जा रहा है, हमने पहले अपने आप को कनेक्ट किया यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ थ्रू शिप्स, और उसके बाद हम आगे यूरोप तक सामान को भेजने वाले हैं। दोबारा से वही काम हुआ कि हमने रेवोल्यूशनराइज कर दिया है वाटर बेस्ड कनेक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो चीपर होता है रोड ट्रांसपोर्ट के बजाय, और 90% से ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वो मूव करता है सी से। और अगर आपने उस सी के जो सारा ट्रेड है उसी को कंट्रोल कर लिया, यानी कि आप हो गए राजा। इसलिए भारत को अगर राजा बनाना है, आपको समंदर को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, समंदर को भी और नदियों को भी। और यहीं पर भारत की लोकेशन आती है। हम हैं कहां पर? वी आर राइट इन द मिडल ऑफ अ बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। ये रूट है जो कनेक्ट करता है यूरोप को, मिडल ईस्ट को, साउथ ईस्ट एशिया को और फार ईस्ट को। हम बिल्कुल वहीं पर बैठे हैं। वैल्यूबल पीस ऑफ मैरीटाइम रियल एस्टेट है हमारी कंट्री की लोकेशन। और यहीं पर आता है हमारा नया पोर्ट जो केरला में है। भाई ये जो पोर्ट है ये सब कुछ चेंज कर रहा है भारत का, और मोदी जी ने इसको रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है। ये कोई सिंपल पोर्ट नहीं दोस्तों, ये विजिंगम का जो पोर्ट है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ये पोर्ट है। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या होती है ये भी समझ लीजिए। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि अगर कोई साउथ अफ्रीका से शिप ने फिलीपींस जाना है, उसका कोई डायरेक्ट शिप रूट नहीं है, तो होता क्या है, ये जो शिप है ये साउथ अफ्रीका से पहले सिंगापुर जाती है, वहां पर सारे कंटेनर्स को अनलोड किया जाता है, फिर उसके बाद एक छोटी सी शिप में डालकर इसे फिलीपींस भेजा जाता है। सिंगापुर लोडिंग के, अनलोडिंग के और अपनी स्पेस को यूज करने के लिए दोनों तरफ से वो साउथ अफ्रीका की कंपनी से भी पैसे कमाता है, शिपिंग लाइन से पैसे कमाता है, और जिसको भेजना है फिलीपींस में उससे भी वो पैसे कमाता है। यानी कि 3-3 गुना पैसे हैं उसके पास। इसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। अब पिछले 75 साल से अब बदकिस्मती देखिए भारत की, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है हमारे पास, इतना बड़ा कंट्री है, और हमारी जितनी शिप्स हैं वो सारी ट्रांसशिपमेंट होती थी थ्रू कोलंबो। यानी कि श्रीलंका के पास इतना छोटा सा कंट्री है, उसमें बड़ी शिप लैंड कर सकती है, वहां से छोटी शिप में कंटेनर्स को डालकर भारत में लाया जाता था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने हर साल अपने ट्रेड के पैसे हमने श्रीलंका को दिए हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है तो भी यही हाल था। पहले वो शिप पे जाएगा, छोटी शिप पे, वो जाता था कोलंबो, कोलंबो से बड़ी शिप में ट्रांसपोर्ट करके फिर दूसरे कंट्री में भेजा जाता था। अब हम अपने नेबरर्स को अपने ट्रेड को हैंडल करने के लिए हम पैसे दे रहे थे, लेकिन जो नया पोर्ट है ये सब कुछ चेंज कर देगा। ये 10 नॉटिकल माइल्स अवे है, सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द बिजिएस्ट शिपिंग कॉरिडोर इन द वर्ल्ड। और इसकी जो डेप्थ है वो भी बहुत है, जो हैंडल कर सकती है वर्ल्ड के लार्जेस्ट शिप्स को। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये बिजनेस डील करेगा मेजर जो पोर्ट वाली कंट्रीज हैं, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, कोलंबो, इवन दुबई। और ये जो सिंगापुर का प्रधानमंत्री रोता रोता अभी रिसेंटली आया था, क्योंकि उसके कंट्री पे ऑलरेडी असर पड़ना शुरू हो गया। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। जो एमएससी इरीना है, इसका अराइवल का मतलब है एक की डेवलपमेंट होने वाली है इस रीजनल मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में। और ये पोर्ट सेंट्रली लोकेटेड है।
जो भारत की कोस्ट लाइन है पूरी की पूरी, वो सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स अवे है बिजिएस्ट ईस्ट टू वेस्ट शिपिंग चैनल के थ्रू। एंड आपको रियलाइज हुआ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो शिप्स हैं जो पहले सिंगापुर, दुबई, कोलंबो जाती थी, अब वो भारत में आएंगी। यानी कि हमारा तेल बचेगा, हमारा टाइम बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। भारत का पैसा भारत में, किसी को देने की जरूरत नहीं है। और जो सिंगापुर की डोमिनेंस थी, ट्रांसशिपमेंट हब बना हुआ था एशिया का, उसको सबसे बड़ा चैलेंज मिलेगा पहली बार 60 सालों में। और चैलेंजर है एक छोटा सा पोर्ट, छोटा सा, जिसका नाम भी किसी को पता नहीं है, केरला में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। दोस्तों, इसके साथ एक काम और भी किया मोदी जी ने, वो है ये मोदी जी एक आधा काम करें ऐसा हो नहीं सकता। ही डजंट स्टॉप एट ओनली वन पोर्ट इन केरला। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी हमने प्रोग्राम बना लिया ग्रेट निकोबार। ये मास्टर स्ट्रोक एक और खोल दिया है हमने। और इंडिया वहां पे क्या कर रहा है? समथिंग विच इज गोइंग टू ऑल्टर मैरीटाइम डायनामिक्स साउथ एशिया का ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। हमने क्या किया है? हमने एक और पोर्ट बना दिया अंडमान में। और ये एक 75,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट है। ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पर एक तो पूरी इंटायर सिटी हमने खड़ा कर दी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पावर प्लांट्स हैं, डीप वाटर पोर्ट भी है यहाँ पर, वो भी सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रूट। अब आप बोलेंगे यार इसका फायदा क्या है? 2 पोर्ट हमने साउथ में खोल दिए, एक केरला में, एक अंडमान में। दोस्तों, उसका रीजन है एक कि ये मैंने आपको पहले मैप दिखाया था, दोबारा दिखाता हूं। जो मलक्का है स्ट्रेट, जहां से चाइना की मैक्सिमम शिप्स जाती हैं, हमने ये चोक पॉइंट को बिल्कुल अपने नजर के सामने रख लिया। अब यहां से चाइना को डर ये लगा हुआ है कि उसका ट्रेड निकलेगा कैसे, हमारा जब मन करेगा हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, केरला के थ्रू या अंडमान के थ्रू। 25% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड है वो इस रास्ते से निकलता है। और ये जो मलक्का स्ट्रेट है, चाइना इसी से डरता है हमेशा। इसको बोलता है वो मलक्का डायलेमा, क्योंकि ये ब्लॉक हुआ उसकी पूरी इकोनॉमी वो तबाह हो जाएगी। और मोदी जी जानते थे, इसलिए हमने अंडमान में और केरला में काम करना शुरू किया है। और दोस्तों, जो अंडमान है वो हमारा मेजर मिलिट्री और कमर्शियल दोनों काम करेगा वो। यानी कि मलक्का स्ट्रेट से कोई आएगा या जाएगा, वो हमारी परमिशन के बिना वो जा नहीं सकता। और आपको मालूम है कि मलक्का स्ट्रेट के अंदर भी जो पोर्ट्स हैं वो भारत ऑलरेडी ले चुका है, अदानी वहां पर काम कर रहा है। यानी कि चाइना को चोक करने का काम हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है। और मोदी जी अब ये नहीं करते कि तू मेरा दोस्त, मैं तेरा साथ दूंगा, नॉट एट ऑल। हम डोमिनेंस के ऊपर बात करते हैं, जैसे चाइना ने डोमिनेंस करी, अमेरिका करता है, रशिया करता है, भारत उस स्केल पे अब आना शुरू हो गया। दोस्तों, अब इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हमारे इस एरिया में वो कैसे रहेंगी? वो ये सिर्फ पोर्ट की बात नहीं है, या इनलैंड जो हमारे वाटरवेज बनने हैं, शिप जाएगी दिल्ली तक, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, ये तो एक बात है। साथ में आएगा कि जो ट्रांसशिपमेंट हब हम बनाने वाले हैं, जो साथ वाली कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये करंटली डिपेंडेंट है कोलंबो के ऊपर अपने मैरीटाइम ट्रेड के लिए। और उनको अगर भारत में ही सब कुछ मिलता है, इट इज गोइंग टू बी मच मोर इकोनॉमिकल, कि उनको अगर अपनी शिप्स, अपना माल एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, वो इंडियन पोर्ट से कर सकते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, इवन पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, उनको इंडियन पोर्ट सस्ता पड़ेगा, कन्वीनियंट भी पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो सिंगापुर, हांगकांग, दुबई उससे बहुत ज़्यादा कम है। और शिपिंग में कॉस्ट मैटर्स द मैक्सिमम, क्योंकि अगर आपकी शिपिंग की कॉस्ट कम है तो आपका एक्सपोर्ट वायबल हो जाता है। सो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? मोदी जी इज क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ दीज कंट्रीज ऑन भारत, और ये ट्रांसलेट होगा जियोपॉलिटिकल इंफ्लुएंस के अंदर। अब आप याद करिए दोबारा से, जो वाजपेयी जी ने ओरिजिनल कहा था कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में करूंगा, वो डेड नहीं हुआ दोस्तों, उसको भी रीब्रांड कर दिया गया है। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मुझे इंटरलिंकिंग करनी है तो प्रोजेक्ट मर जाता है। मोदी जी ने फाइल उठाई, उसका नाम चेंज कर दिया, लार्जर सागरमाला प्रोजेक्ट, उसका नाम रख दिया नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट। अब उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो गई है पोर्ट के ऊपर।
और उसके बाद जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका भी काम शुरू हो गया है। केरला वाला आपने देख लिया ऑलरेडी क्या हो रहा है, इनलैंड वाटरवेज के ऊपर काम चल रहा है और कैलकाटा से लेकर ऑलरेडी वाराणसी तक तो शिप आनी शुरू भी हो गई है। यानी कि डेवलपमेंट पैरेलल चल रहा है, पोर्ट्स का काम अलग से चल रहा है, इनलैंड वाटरवेज का काम अलग से चल रहा है। प्लान ब्रिलियंट है कि आप 111 ऐसे इनलैंड वाटरवेज आप तैयार कर रहे हैं पूरे भारत में। अभी तो मैंने सिर्फ एक उसका बताया था आपको, गंगा जी का, अभी 111 और हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। गडकरी जी लगे हुए थे इसके ऊपर पूरे जोरों शोरों से, ताकि रोड के ऊपर जो हमारे ट्रकों के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। अगर ट्रक के ऊपर 10 रुपए का कॉस्ट आता है, शिपिंग से अगर करते हैं तो 2 या 3 रुपए रहता है, तो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कॉस्ट ही कम हो जाएगी। इन सारे वाटरवेज को कनेक्ट किया जा रहा है मेजर पोर्ट्स के थ्रू फीडर नेटवर्क्स, जहां से गुड्स मूव करेंगी बिल्कुल हार्ट ऑफ भारत दिल्ली तक। और वहां से माल जो है, अगर हरियाणा के किसी बंदे ने या यूपी के बंदे ने, फार्मर ने अगर अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल पानी जो शिप है, शिप में अपना कंटेनर भेजेगा और पूरे दुनिया में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी 60% से ज़्यादा कम हो गई, एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो कॉन्सेंट्रेटेड थी बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अब आपका कंट्री के अंदर हर जगह पर आपके पास पोर्ट्स होंगे जहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साउथ एशिया में, यूरोप में, कहीं भी इजीली यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। दोस्तों, मोदी जी ने जो काम किया है वो जीनियस से कम नहीं है। जहां पर चाइना रोड्स और रेलवेज को बिल्ड कर रहा था कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए, मोदी जी ने क्वाइटली भारत को पोजीशन कर लिया कंट्रोल करने के लिए समंदर को और रिवर्स को। अब देखिए रिजल्ट क्या हुआ है। अगले 4 या 5 साल में आप देखेंगे कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट बननी शुरू होगी इंडिया के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज के ऊपर। बांग्लादेश का ट्रेड है वो रूट होगा भारत के पोर्ट्स के थ्रू। साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज वो भी इंडियन हब को चूज करेंगी इंस्टेड ऑफ सिंगापुर, क्योंकि कॉस्ट हमारी कम है। मिडल ईस्ट का जो ट्रेड है, जो एशिया से थ्रू फ्लो होकर जो जाता है, वो इंडियन वाटर्स के थ्रू वो फ्लो होकर जाएगा। और यूरोपियन कंपनीज जो भारत को यूज करती थी भारत के माल को थ्रू कोलंबो एंड अदर पोर्ट्स, अब वो करेंगी, भारत को यूज करेंगी ट्रांसशिपमेंट बेस की तरह, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है और हमारे पास एक नहीं 2 पोर्ट है। तीसरा अभी मुंबई के पास वो ऑलरेडी बन रहा है, उसको तो मैंने टच ही नहीं किया है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू, दैट मीन्स जो हमारा निकोबार आइलैंड का है वो ईस्ट को देखेगा, मुंबई वाला वेस्ट को देखेगा, पूरी दुनिया कब्जे में। दोस्तों, 2047 तक भारत ने जब 100 साल पूरे करने हैं, मोदी जी ने बोल दिया मुझे 30-40 ट्रिलियन डॉलर की मुझे अपनी इकोनॉमी बनानी है, और उसके लिए मैरीटाइम गेटवे भारत को बनाना जरूरी था। मोदी जी को मालूम है पानी को कंट्रोल किए बिना, शिपिंग लाइंस को कंट्रोल किए बिना आप अपनी तरक्की नहीं कर सकते। आपको आसपास की सारी कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। हमारे जितने भी नेबरहुड की कंट्रीज हैं वो सारी जैसे ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगी, हमारे पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, वो प्रॉस्पेरिटी उनकी भी आएगी और उनके थ्रू हमारी भी आएगी। और इसलिए बोलता हूं ये मोदी जी का ट्रू मास्टरपीस है। और ये है एक चाय वाले की स्टोरी, जिसने गुजरात में शुरू की अपनी स्टोरी और आज ग्लोबल ट्रेड को पूरे मैप के ऊपर वो रीराइट कर रहे हैं। आप देखिए प्लान्स को, ये पिछले 10 सालों में जो इन्होंने ट्रेड रूट्स के ऊपर जो काम किया है, मेरे पास पूरा है। और इस सारी चीज़ों को विद प्रूफ ये मैंने अपने जो टेलीग्राम का अकाउंट है उसके अंदर डाल दिया है। आप जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं और डीपली चीज़ों को, मैंने एक एक न्यूज़ का, इवन एक मोदी जी की एक रिपोर्ट है जो 300 पेज की है, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर बेसिस के ऊपर ये सारे काम किए हैं, वो भी मैंने लगा दिया है, ताकि आप जाइए, हमने सबको पे करके लगाया, वहाँ पर आपको फ्रीली वहाँ पर मिलेगा। आप जाइए, जाकर देखिए एंड यू विल एंजॉय इट। दोस्तों, ये जो मास्टरपीस है चाय वाले का, ये है हम अपना राइटफुल प्लेस, सेंटर ऑफ वर्ल्ड्स मैरीटाइम सिविलाइजेशन को हम रिक्लेम कर रहे हैं। हमारे हाथ में ये सब कुछ था, लेकिन नेहरू जी ने, क्योंकि मोहम्मद नेहरू था, मोहम्मद इंदिरा गांधी थी, मोहम्मद गांधी थे, ये सब ने मिलकर चूसा है इस देश को।
और जो इंडियन ओशन के अंदर डोमिनेंस थी हमारी पुराने ज़माने में, वो दोबारा से शुरू हो रही है। और ये शुरू होगी पानी से। और मोदी जी क्योंकि ज़मीन से जुड़े हैं, उन्हें मालूम था कि मुझे क्या करना है, इसलिए ये जर्नी शुरू हो चुकी है अखंड भारत की। चाइना की ऑलरेडी हमने चोक करना शुरू कर दिया है। एंड वी नो वन थिंग कि अगर चाइना ने हमारे से पंगा लिया, और चाइना को भी मालूम है, हम मलक्का स्ट्रेट को 1 सेकंड में हम बंद कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस मलक्का स्ट्रेट में है, इधर से निकोबार आइलैंड और अब केरला। दोस्तों, ये है मास्टर स्ट्रोक। इसलिए मैंने शुरू में बोला था आपको, इस वीडियो को बनाने में जो मुझे गर्व हो रहा है कि एक बंदे का विजन इतना डीप, इतना बड़ा हो सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन करी हम लोगों ने, मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर अभिषेक चंडीगढ़ वाले, ही इज़ अ कैंसर डॉक्टर, लेकिन उनकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त है। और जब मैं उनके साथ ये चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, भाई डिस्कस करते करते ऐसा लगता है ये नशा आ गया। और ये जब प्रेजेंट करते हैं आपको, उसके बाद जो मज़ा आता है दोबारा से कि एटलीस्ट समवन फ्रॉम यू विल अप्रिशिएट व्हाट मोदी जी इज डूइंग, इंस्टेड कि वो बेचारे को गाली निकालते रहते हैं, ओ मोदी जी तुसी पीओके क्यों नहीं लेता। वो पीओके नहीं, वो सबके जो ये सारी कंट्रीज हैं उसको अपने कब्जे में करने में वो लगे हुए हैं और सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। पाकिस्तान खुद अपने घुटनों पे आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था आज शाम को कि किस तरह से चाइना ने 30 बार माफ़ी मांगी है अमेरिका से। अगर वो वीडियो नहीं देखा, जाके देखना, आपको मज़ा आएगा। और ये मीडिया में चीज़ें नहीं आएंगी जो मैंने आज आपको वीडियो बनाया है, ये वाला टेलिंग यू द ग्रैंड विजन ऑफ मोदी कि किस तरह से वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, भारत की डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से पानी का राजा बना रहे हैं, ताकि जो पहले हम थे वहीं पर एशियन टाइम पर लेके जा रहे हैं। हमारा एशियन टाइम रियासत पुदीना की तरह नहीं है, हमारा गौरव वाला इतिहास रहा है। राजा थे हम पूरे दुनिया के, और दोबारा से मोदी जी वहीं पर हमें ले जा रहे हैं। गर्व से आज लिखना जरूरी है। ये मैं डिमांड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय सिया राम।